ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कि जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह जब दूसरे कंट्री में स्टैब्लिश करते हैं उसका क्या रीजन है। तो एक तो आप समझ जाइए कि इफ वी आर एक्सपोर्टिंग, अगर हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है। क्या क्या रिस्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल द डैमेज रिस्क है आपका, थेफ्ट रिस्क है आपका, राइट, और आपका जो कस्टम एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज होती है वो भी आपको एडिशनली पे भी करना पड़ता है, राइट। उस पे भी आप जो है वो पूरे मार्केट को कवर नहीं कर सकते हो, आपका जितना डिमांड होगा प्रोडक्ट का उस बेसिस पर आप एक्सपोर्ट करोगे, है ना। लेकिन जब आपका ग्लोबलाइजेशन हम प्रोडक्शन में लेकर आ जाएंगे, यानी कहीं भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को किसी भी कंट्री में, तो इसका रीजन क्या है, क्यों प्रोडक्शन जो है वो ग्लोबलाइज किया गया है। तो पहला रीजन लिखिए, imposition of restriction on imports, imposition of, impose करना यानी किसी चीज पे लागू कर देना, ठीक है। imposition of restriction on imports by foreign countries, by foreign countries forces MNCs, forces MNCs, MNCs का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, राइट। सो फॉरेन कंट्रीज forces MNCs to establish manufacturing facilities in other countries, imposition of restriction on imports by foreign countries forces MNCs to establish manufacturing facilities in other countries। इसका क्या मतलब हुआ? लेट मी एक्सप्लेन इट। कि जब आपकी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज थे जहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था बाय व्हाट? कमेंट। बहुत सारी कंट्रीज, जैसे इंडिया में भी ये चीज था कि हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर दिया था? लगा दिया था इंपोर्ट ड्यूटी। अगर कोई भी कंट्री हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करता था ना, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट हुआ, तो अगर वो इंपोर्ट करता था, कोई भी एक्सपोर्ट करता था, तो हमने एक ड्यूटी लगा दिया था। उससे क्या होता था कि उसका प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ जाता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में था कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। अगर टैक्स की वजह से आपका एक्सपोर्टेड गुड्स का रेट बढ़ जाएगा तो डिमांड रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? डिमांड रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप ये समझ में आ गया सबको that why this happened? अगर आपके गुड्स में, समझ में आया, अगर आपके गुड्स में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाएगा तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट, and if the cost is increased then the demand of the product will be reduced in the host country। यानी इंडिया में कुछ आया, इंडिया में आर्थिक साथ उसका रेट बढ़ गया, तो हम इंडियन प्रोडक्ट लेंगे ना, कि वो बाहर का प्रोडक्ट लेंगे? नहीं लेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमने प्रोडक्शन के लिए वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट कर दिया, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रॉब्लम था ये रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, टोयोटा, सुना है सबने? टोयोटा जो है जापान की, स्टैब्लिश किया है उन्होंने प्लांट को यूएसए में और यूके, यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन यूएसए और यूके में बहुत हाई था, तो जिसकी वजह से टोयोटा का एक्सपोर्ट इन दोनों कंट्रीज में होना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि जो फॉरेन कंट्री है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और आपकी जो यूएसए है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है, तो वहां पर कार का डिमांड तो कभी कम नहीं होने वाला है। तो उनको ये तो दोनों पोटेंशियल मार्केट दिख रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी की प्रॉब्लम है, तो जाकर के प्लांट को वहीं स्टैब्लिश कर दिया। कहां पर? यूएसए में एंड यूके में। समझ में आया? तो पहला रीजन है इंपोजिशन ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का मतलब सिर्फ टैक्स से रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपने टैक्स से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कई बार आप क्वांटिटी से भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि इतना केजी से ज्यादा यहाँ पर गुड्स नहीं आना चाहिए, राइट। मतलब अदर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आते हो, वो फुलफिल करते करते इतना टाइम चला जाता है
कि फाइनली आप उस कंट्री में एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हो गुड्स, राइट? सो जो आपकी ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, इट कैन बी द टैरिफ एंड इट कैन बी द नॉन टैरिफ। समझ में आया? यानी अमाउंट के बेसिस पर, टैक्स के बेसिस पर और नॉन टैरिफ बेसिस पर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इसी में लिखिए रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन। लास्ट वार्निंग है तुम लोगों के लिए, टाइम से आओ। सेकेंड पॉइंट में लिखिए रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में availability of high quality raw material, availability of high quality raw materials and component, availability of high quality raw materials and components, availability of high quality raw materials and component in other countries, availability of high quality raw material and component in other countries। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कंट्री एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लगभग हर कंट्री में एग्रीकल्चर है, तभी तो वहां पर फूड जैसे बेसिक चीजों की फुलफिलमेंट हो रही है। सही बात है? अब अगर आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि मैंने आपको कोको बीन्स की बात बताया था ना, कॉफी बीन्स की मैंने बात बताई थी कि इंडिया से भी बेस्ट क्वालिटी ब्राजील में कॉफी बीन्स है, राइट? सो अगर आपको वहां के रॉ मटेरियल को यूज करना है तो उसके लिए आपने वहीं पर प्लांट को एस्टैब्लिश कर दिया। क्योंकि अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल तो सबको चाहिए ना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, अगर क्वालिटी बेटर नहीं होगा किसी भी चीज का तो सेल होगा नहीं होगा। तो अगर आपको कोई हाई क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल नजर आ रहा है किसी भी कंट्री में, सो वी कैन सेट द प्रोडक्शन प्लांट और प्लांट्स इन दैट कंट्री। ठीक है? सो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर सेटिंग द या फिर सेटिंग द प्लांट और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? समझ में आया एवरीवन? थर्ड पॉइंट, थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, availability of imports at low cost, availability of imports at low cost in foreign countries, availability of imports at low cost in foreign countries, availability of imports at low cost in foreign countries। अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना जो है उसमें सबसे ज्यादा उनका जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, टेरिशरी और सेकेंडरी, उसमें से सबसे बेटर सेक्टर उनका सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना। वहां पर कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी है बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाता है। क्या कॉस्ट में मिल जाता है? लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको इनपुट किसी भी कंट्री में लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहा है, इनपुट का मतलब जो गुड्स को बनाने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, कैपिटल, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। रॉ मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल। कोई भी चीज अगर आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है तो वहां पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट कर सकते हो। इंडिया लेबर ओरिएंटेड मार्केट है, इजीली और चीपर प्राइस, चीपर कॉस्ट पे आपको लेबर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ज्यादातर काम मैनुअल है, उसके लिए दे आर गोइंग टू चूज इंडिया। सही बात है? सो इनपुट्स कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर सेटिंग द प्लांट इन द अदर फॉरेन कंट्रीज। क्लियर? समझ में आया सबको? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इज availability of skilled labor resources at low cost, availability of skilled labor resources at low cost, availability of skilled labor resources at low cost। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, स्किल्ड लेबर का मतलब क्या हुआ? जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, यानी कि जो पर्सन प्रोफेशनल है, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ये सारे आपके स्किल्ड पीपल हैं जो एजुकेशनल, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बेटर है, बेहतर है। Adiba, this is not the first time. If availability of skilled labor resources at low cost, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि स्किल्ड लेबर यानी प्रोफेशनल्स। अगर मैं एग्जांपल दूं डॉक्टर्स की, खैर इंडिया में तो डॉक्टरी की पढ़ाई ज्यादा बेहतर और इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इंडिया में बाहर की कंट्री से जो डॉक्टर पढ़ के आता है उसको यहाँ एग्जाम दे करके फिर से उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना। तो हमारे यहाँ पर चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या फिर स्ट्रांगली बीकॉम वाले, एमकॉम वाले, फिर आपके बीबीए, आपके बीबीएम, बीएससी, ये कितने सारे कोर्सेज होते हैं। सब लोगों को जॉब मिलती है क्या? नहीं मिलती है। So some people want to move to the foreign countries. So because there are more educated people but the employment opportunity is less, that's why the foreign country are easily able to access the skilled labor from our country. ठीक है। So मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं तो जहां पर स्किल्ड लेबर रिसोर्सेज अवेलेबल होगा लो कॉस्ट में, कम पैसे में, तो वहां पर भी दे कैन स्टार्ट द सब्सिडियरी कंपनी और प्रोडक्शन प्लांट। ठीक है, आपने यहाँ एक ऑफिस बना दिया, यहीं के लोगों को हायर कर लिया, तो यहाँ पर ज्यादा पैसा तो लगेगा नहीं, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है आपके लिए, वो हाई कॉस्ट ऑपरेशन होगा ही। क्लियर हो गया? तो स्किल्ड लेबर, इनपुट्स, रॉ मटेरियल एंड क्या हो रहा है? Okay, so skilled labor input, restrictions on import, it is basically lead to globalize the production activity. Next point is liberal labor laws. Liberal labor laws in the foreign countries is also one of the reason for the globalization of production. अच्छा, अब मैं बताऊं इसका मतलब क्या होता है। लिबरल लेबर लॉ नहीं है, लेबर से रिलेटेड, जैसे तुम लोग को बता दूं मैं कि ह्यूमन वेलफेयर की एक सोसाइटी होती है, वो लॉज के बेसिस पर चलती है। शांत हो जाओ तुम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिबरल लेबर लॉज है, जहां पर लेबर से रिलेटेड लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है ना, एक्सप्लॉइटेशन और ज्यादा काम करवाने का जो प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा काम करवाना इजी हो जाता है। तो कई कंपनीज क्या सोचती है, अरे यहाँ पर तो लेबर लॉ स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे ऊपर कोई केस वगैरह नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं। यही एक रीजन है। तुम लोग को याद है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, दैट वाज द रीजन। वो यूएसए का गैस प्लांट था और वहां से लीकेज हुआ था गैस का, राइट। सो जब लेबर लॉज स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब लेबर को लेकर प्रोटेक्शन के चांसेस क्या है, कम है। तो ऐसे केस में लेबर से ज्यादा काम आप करवा सकते हो, लोअर वेज पर काम करवा सकते हो। तो जब उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए प्लांट को वहां जाके स्टैब्लिश कर देते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरल यानी कि छूट, ठीक है, लाइबर्टी। लिबरल लेबर लॉज, फ्रीडम मतलब होता है लिबरल का, ठीक है। लिबरल लेबर लॉज इन द फॉरेन कंट्रीज, liberal labor laws in the foreign countries. Next point is to reduce the cost of the transportation, and easy logistic management. To reduce the cost of transportation and easy logistics management, to reduce the cost of transportation and easy logistics management. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कार्गो शिप के थ्रू आप एक्सपोर्ट करते हो दूसरे कंट्री में, सही बात है। रोड के बेसिस पर, रोड तो बहुत रेयर जगह पे होगा जो दूसरे कंट्री तक हम पहुंचने के लिए रोड को यूज करे। कुछ आपके नेबर कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जहां बाय रोड यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स। Otherwise, if we are talking about the USA, United Kingdom, Australia, we have to use the air mode or ship mode, right? So आप लोग को पता होगा कि ये जो कॉस्ट होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स को, हाँ, शिप सबसे जो लो कॉस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है वो शिप है, ठीक है, वाटरवेज। तो ये, हाँ, टाइम लगता है लेकिन वो एक बेटर तरीका है। शिप जो है एक साथ बहुत सारे क्वांटिटी में भी जा सकता है, दैट इज द रीजन।
अब यहाँ पर जो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप हर साल, अगर मान लीजिए आप 10 करोड़ का आइटम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, और मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का हर साल खर्चा एक्सपोर्ट करने में बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, सो इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस if you are going to set the plant or establish the plant in that country, तो एक्सपोर्ट का सिस्टम ही खत्म, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म। जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पहले उसको पैक करो, आइटम्स को काउंट करो, फिर उसको लोड करो, ठीक है, उसके बीच में भी आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता, मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू फुलफिल व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स, राइट। तो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड रिस्क भी है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट इज एन इजी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन करते हैं प्रोडक्शन का। नेक्स्ट वन इज facility of exporting to other neighbor, facility of exporting to other neighboring, facility of exporting to other neighboring foreign countries, other neighboring foreign countries। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एक्सपोर्टिंग है, एक्सपोर्टिंग जो भी गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते थे पहले, अब आपने उसका प्लांट को क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब मान लीजिए यूएसए में मैंने अपने मोबाइल का एक प्लांट सेट किया, एग्जांपल के लिए लो। अब मैं सिर्फ यूएसए में नहीं, यूएसए के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकती हूँ ना, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट वहीं पर सेट है। अब वहां से उसके नियर बाय जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, वी आर इजिली कवर्ड दैट। आई बात समझ में। सो एक जगह पे अगर आपने प्लांट को सेट किया, अगर मैं यूरोपियन कंट्री में एक जगह पे लंदन में अगर सेट कर दूंगी प्लांट, तो स्विट्जरलैंड और ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सब जगह पे पहुंच जाएगा ना आपका मोबाइल फोन इजिली। सो फॉर कवरिंग द नेबरिंग फॉरेन कंट्री एज वेल, सो प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, to design and manufacture products in accordance with, to design and manufacture products in accordance with the varying products in accordance with the varying varying tests of customers, varying tests of customers in foreign countries, varying tests of customer in foreign countries। अब इसका क्या मतलब हुआ, सुनिए। जैसे इंडिया में जो गुड बन रहा है वो किसके बेसिस पर बन रहा है, इंडियन कंज्यूमर के बेसिस पर। इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को हम जानते हैं, जैसे कि इंडिया में कंज्यूमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, ठीक है ना, और यहाँ पर द पीपल आर बेसिकली मोर इंक्लाइन टुवर्ड द ऑफर्स एंड ऑल, ठीक है, एक्सेसिव रिजिडनेस है किसी किसी के बिहेवियर में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है ना। यहाँ पर क्या, कोई बच्चा है जो बहुत देर से बोल रहा है, थोड़ा सा मरमरिंग जो कर रहे हो चुप हो जाओ, और मोबाइल सब ऑफ है ना, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए। तो जब हम दूसरे कंट्री में प्लांट को सेट करते हैं, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द R&D, because now we have to make the product exclusively for the foreign country, so we are able to get, जब आप मार्केट की नियर बाय रहोगे तो मार्केट को बेहतर पहचानोगे, समझोगे, सही बात है ना। इंडिया में बैठे बैठे यूएसए में क्या चल रहा है, वहां के लोगों के बिहेवियर क्या दिमाग में, आपको पता है नहीं। बट व्हेन वी आर देयर, व्हेन वी आर बेसिकली इन दैट एनवायरनमेंट, फॉरेन कंट्री के एनवायरनमेंट में है, सो वी आर एबल टू गेट द information and knowledge about the consumer behavior and taste and preferences, like what kind of things they are liking, what is the priority. So on that basis we are able to set the production unit in that country, so we are able to get and we are able to grab more and more customer of the foreign country। समझ में आ गया, this point is clear। next one is क्या हो गया, हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जो प्रोसेस है लिबरलाइजेशन का, प्रोडक्शन का मतलब लिबरलाइज करना, यानी कि बाहर है कोई क्या, जो आपका प्रोसेस है लिबरलाइजेशन का, ये प्रोडक्शन यूनिट बैठाने का, इसका 3 मेन स्ट्रैटेजी है। अगर सिर्फ शॉर्टकट में याद करो तो 3, ये तो बाकी कर लिया। 3 स्ट्रैटेजी क्या है, पहला लो कॉस्ट लीडरशिप,
यानी कम पैसे पर प्रोडक्ट्स को सेल करके आप लीडरशिप ला सकते हो मार्केट में, अपना मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। सेकंड है आपका सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि जो बाकी जो कंपनीज है उससे बेहतर सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करोगे, क्योंकि क्वालिटी की वजह से ही आप क्या हुए मार्केट में, दूसरे मार्केट में मूव हुए हो। और थर्ड है सुपीरियर स्पीड, क्योंकि अब आपको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, तीन तीन महीना लग जाता है, राइट? So it is going to reduce the speed because now we are easily able to grab the market. प्रोडक्शन के विद इन 7 days में ही आप सब प्रोडक्ट को सप्लाई तक भी कर सकते हो दूसरे कंट्रीज में या उनके वहां के मार्केट में। सो फॉर सुपीरियर स्पीड, फॉर सुपीरियर क्वालिटी एंड फॉर द लो कॉस्ट लीडरशिप, लिबरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं बताती हूँ। A Boeing 777 jet passenger aircraft has 132.500 major component. ये जो component था ये प्रोड्यूस होता है 545 different location of globe पे। A small optical company in USA, Swan Optical, manufacture its eyewear in the low cost factories in Hong Kong, China, Japan and Italy. इन्होंने मतलब दो चीजों को मिक्स कर दिया है कि आपका एक स्मॉल ऑप्टिकल कंपनी है यूएसए का, स्वान ऑप्टिकल, ये आई वियर को इतना लो कॉस्ट में बनाता है, और ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ये जो ऑप्टिकल से पता है कहां से आता है, चाइना से, जापान, इटली और हांगकांग से। अच्छा एक मैं बात बता दूं कि आप लोगों को पता होगा लेंसकार्ट के भी जो भी फ्रेम वगैरह है ना वो चाइना से आते हैं, पता है ना? नहीं पता है? ग्लोबलाइजेशन इज डिजायरेबल। क्या ग्लोबलाइजेशन डिजायरेबल है? एडवांटेजेस देखो, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री का डेवलपिंग कंट्री में पास हो रहा है कि नहीं? बैठे बैठे आज हम लोग को एप्पल फोन मिल रहा है। सो टेक्नोलॉजी, जो आईफोन की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? एंड्रॉइड तो नहीं है ना, iOS है, एग्जैक्टली। तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया में तो डेवलप नहीं है, लेकिन वो यूएसए में है। सो वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट, राइट? सो द टेक्नोलॉजी कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो डेवलपिंग कंट्री का जो कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा डेवलप्ड कंट्री का, इट इज गोइंग टू पास टू द डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट वन इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, अब देखो इन्वेस्टर्स जो है वो इजीली दूसरे कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, सही बात है। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द कैपिटल फ्लो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज स्प्रेड आउट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। स्प्रेड आउट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप प्रोडक्शन जो है वो दूसरे कंट्री में भी वेरियस लोकेशन और फेवरेबल लोकेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स के बेसिस पर आप दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को बना सकते हो। समझ में आ गई बात? जो भी फेवरेबल लोकेशन लगेगा, जैसे चाइना में जाके बनाना है वहां बनाइए, जापान में जाके बनाना वहां बनाइए। सो फेवरेबल लोकेशन का बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या है कि जहां लो कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, इसका मतलब है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर्ली क्या रहे, बैलेंस रहे, हर कंट्री जो है वो डेवलप रहे, डेवलप करे, ठीक है, सबकी इकोनॉमी बेहतर हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अभी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तुम लोग देखो ग्लोबल मार्केट का ही ये डोमिनोज और जो पिज्जा हट, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही सब रिजल्ट है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन इंक्रीज हो रहा है, और जब आपका ऑप्शन इंक्रीज हो रहा है तो लो कॉस्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो प्रोडक्शन और डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे अब आजकल एसी का देख लो, कम से कम 50 कंपनी होगा एसी जो बनाता है, सही बात है, और लो कॉस्ट पे भी अवेलेबल है। सो प्रोडक्शन और कंजप्शन डिमांड ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी। लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि लो प्राइस में हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स को बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल एक्सचेंज।
cultural exchange and demand for variety of products. Cultural exchange and demand for variety of products. इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर एक्सचेंज हो रहा है ना, कौन खाता था हमारे यहाँ पिज्जा और बर्गर? खाते थे क्या? पहले कोई खाता था? नहीं, लेकिन अभी देखो द पीपल आर ईटिंग दैट, पीपल आर ईटिंग बर्गर, सही बात है, पीपल आर ईटिंग पिज्जा, पीपल आर ईटिंग पास्ता, पास्ता भी खा रहे हैं, मोमोज भी खा रहे हैं, चाइनीज आइटम भी खा रहे हैं। तो ये सब रिजल्ट किस चीज का है? ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना, कल्चरल इन्फ्लुएंस है। अब यूएसए में लोग मसाला डोसा भी खा रहे हैं और हल्दीराम का लड्डू भी खा रहे हैं, सही बात है। सो कल्चर जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, और अमेरिकन पिज्जा का डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है, और मसाला डोसा का डिमांड और हैदराबादी बिरयानी का डिमांड अमेरिका में बढ़ रहा है। सो दैट इज अ बेसिकली कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अब इसका क्या मतलब हुआ? चूंकि आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से आपके नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज में ऑफिसेज इंक्रीज हो रहे हैं। जितनी ज्यादा ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन, और एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन की वजह से क्या हो रहा है आपका? एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन की वजह से क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है ना। तो आपका एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? Higher standard of living due to the employment options are increasing, better jobs options are increasing, income is increasing, the luxurious goods का demand increase हो रहा है, तो इसी वजह से आपका standard of living high हो रहा है। इसका दो रीजन है, multiple product options at the low cost, और second increase in the income। ये दो रीजन है जिसकी वजह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? बेहतर हो रहा है। ठीक है, बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, सो इंक्रीज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो रहा है, स्किल भी इंक्रीज हो रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इसका रीजन है कि बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे कंट्री में जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वो फैसिलिटीज को इंक्रीज करें, जैसे हॉस्पिटल्स नए खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, मल्टीपल स्कीम्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर है तो गवर्नमेंट के पास पैसे भी बेटर है। समझ में आई बात? तो इट इज इम्प्रूविंग और इट इज बैलेंसिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। हु इज आउटसाइड? ओके 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 ओके, वापस आइए। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन वेलफेयर एंड प्रोस्पेरिटी। तो बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। जो मैंने स्कीम्स का नाम ले लिया ना वो इसमें डाल दो। स्कीम्स वगैरह जो लॉन्च कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का? व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस? ये तो बहुत बड़ा रीजन है कि जो डोमेस्टिक, जैसे तुम देखो ना चाइना का जैसे टॉयज आया, पूरा डोमेस्टिक मार्केट टॉयज से खत्म हो चुका है इंडिया का, पूरा का पूरा उसने कवर कर लिया पूरा। क्योंकि वो जो जैसे इंडिया में क्या था ना कि जैसे वो जो टॉयज बनाते थे वो टेक्नोलॉजिकल टॉयज नहीं, हैंडमेड होते थे, और वो बहुत क्वालिटी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती थी। आप नोटिस करना टॉयज का, अगर आप एक गुड़िया वगैरह ले लो, ये सब जो चीजें आती हैं ये सब आप देखो कैसा होता था, बिल्कुल ही उसका शेप फेस कैसा होता था, राइट? Why this was happening? Because of the lack of skill and lack of technology in India regarding to toys. But the same thing is not with the China. They are very innovative in the term of manufacturing. तो सबसे पहला जो रीजन है वो है ग्लोबलाइजेशन किल डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस खत्म कर दिया बिल्कुल ही। कुछ कंपनीज जो बहुत हाई लेवल की थी जैसे टाटा, लैक्मे इंडिया की, वो अभी भी टिकी हुई है क्योंकि उनका मार्केट एक्सपेंशन ऑलरेडी बहुत था। लेकिन जो छोटी मोटी सेक्टर्स थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं क्योंकि एमएनसीज आ गए हैं और दूसरे कंट्रीज के आपके प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल है। एक्सप्लॉइट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन इसलिए है क्योंकि आपका एडिक्वेट लॉ एंड रेगुलेशन लेबर को लेकर नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉइटेशन बहुत हाई हो रहा है और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉइटेशन बहुत हाई हो रहा है। कुछ कंपनीज बच्चों को लेबर के लिए रख लेती है, चाइल्ड लेबर, ठीक है, एम्प्लॉय कर लेती है बच्चों को। पॉल्यूशन पॉल्यूट करता है जो इन्वायरमेंट को,
उसके अलावा वर्क प्लेस पर हेल्थ और सेफ्टी से रिगार्डिंग कोई भी मेजर्स भी नहीं लिए जाते हैं। अदीबा, समझ में आया? लेट भी आओ, टाइम भी पूछो, बहुत अच्छा। समझ में आ गया ये पॉइंट कि आपके एक्सप्लॉइट क्यों हो रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज? क्योंकि लेबर लॉज बहुत अच्छा नहीं है, बच्चों तक को एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है, कोई इन्वायरमेंट वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो इसीलिए आपका जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है किसको? ह्यूमन रिसोर्स को। एमएनसीज को, डोमेस्टिक एमएनसी, जो डोमेस्टिक आपकी मार्केट बिजनेस खत्म हो गए ड्यू टू एमएनसीज। नेक्स्ट है आपका लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्यों सिचुएशन है? क्योंकि एमएनसीज जो है प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन देयर होम कंट्रीज on some other countries market in developing country result in reduction of domestic industries operation। क्योंकि आपके खुद के कंट्री में आप जब खुद का इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर रहे हो, दूसरी जगह पे स्टैब्लिश कर रहे हो, तो यहाँ के जो लेबर की जो ऑप्शन थे जॉब की, वो ऑप्शन फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है इस कंटेक्स्ट में। इस कॉन्टेक्स्ट में ये अनएम्प्लॉयमेंट है। जब आप इंडस्ट्रीज दूसरे कंट्री में जाके ओपन करोगे तो वहीं के एम्प्लॉइज को हायर करोगे ना। हार्डली अगर आप सीईओ चाहो तो अपनी कंपनी का हायर कर लोगे, अदरवाइज तो सारे एम्प्लॉइज आपके वही कंट्री के होंगे। सो एम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन इन डिमांड फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अपने कंट्री के प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो 50 रुपए में सेल कर रहे हो और दूसरी कंट्री जो प्रोडक्ट बना रही है वो 25 रुपए में सेल कर रही है। तो आप एज अ कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट लोगे? 25 रुपए वाला, because you want a better quality at a low price. Decline in income because of the unemployment in the domestic product. Widening gap between the rich and poor. Globalization की वजह से आपका income gap बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एमएनसीज। ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एमएनसीज का क्या मतलब हुआ? कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पर वो सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं जो कि इंडिया में रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, वो रिसोर्सेज आप इंटरनेशनल कंपनीज को दे रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज नेशनल सॉवरेनिटी एट स्टेक। नेशनल सॉवरेनिटी एट स्टेक का मतलब है कि दैट देयर इज अ हाई चांसेस दैट द पीपल, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने क्या किया? इंडिया में रूल किया। So there is a high chances कि जब बहुत सारी multinational companies इंडिया में आएगी तो it is going to control the economy of the country. So sovereignty, संप्रभुता is in the stake, खतरे में. It is possible because of the globalization. Okay, I guess these points are clear to all of you. Anyone have any doubt in any of the points? So globalization, this topic chapter is completed. In the next class, we are going to cover the IMF and all the points under the IMF. SDR वगैरह सब complete कर लेंगे। समझ में आ गया? Anyone have any doubt? Okay.